मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ मनीष पांडे, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज से आपकी भौतिक विज्ञान की कक्षा प्रारंभ की जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा या कुछ एनालिसिस किया होगा कि 12वीं की क्लास में 2 खंड हैं, 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। आज से मैं पार्ट ए स्टार्ट करूँगा। पार्ट ए में आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि विद्युत है क्या, विद्युत इसका नाम क्यों पड़ा, विद्युत कहते किसे हैं। ठीक है, जैसा कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़े थे वो जानते होंगे कि भौतिकी या विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें होती हैं: कब, क्यों और कैसे। कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे फॉलो करता है। तो चलिए आज विद्युत को लेके, विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो चलिए आज विद्युत को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। जैसा विद्युत को मैं ब्रीफ में समझाना चाहूँगा स्टार्टिंग से कि विद्युत आया कहाँ से, किसने इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, तो सबसे पहले यूनान एक देश है, वहाँ के एक फेमस साइंटिस्ट थे थेल्स ने क्या बताया, समझिएगा कि अंबर नामक पदार्थ को, अंबर कोई पदार्थ है, ऊन से, ऊन सभी लोग जानते होंगे, ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें बहुत हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़े, रुई, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं कि भाई उसको रगड़ा गया तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, रुई, लकड़ी आदि आकर्षित होते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर किया होगा और नहीं किया है तो करिएगा, पेन से अपने सर को रगड़िएगा और छोटे छोटे टुकड़ों को मेज पर या कहीं भी रखिएगा। देखिएगा उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो पेन है वो कागज़ के टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वही वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि अंबर नामक पदार्थ, अभी पेन और कलम की बात नहीं था, अभी था अंबर नामक कोई पदार्थ है, उसको ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें जो गुण आ जाता है वह कागज़ के टुकड़ों, रुई और लकड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, थेल्स ने जो बताया एक विज्ञान जगत के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके काफ़ी समय बाद, बहुत समय बाद, अब ए लॉन्ग टाइम, सन 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया क्या कि यह अद्भुत गुण जो है केवल अंबर नामक पदार्थ में नहीं बल्कि लगभग सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत उपस्थित रहता है। जैसे यदि कांच के छड़ को रेशम या एबोनाइट, रेशम आप लोग जानते होंगे, एबोनाइट नहीं जानते हैं तो एबोनाइट मैं बताना चाहूँगा, यह एक सख्त रबड़ होता है, रबड़ का एकदम सॉलिड पार्ट, उसी को एबोनाइट बोलते हैं। तो कांच की छड़ को रेशम से तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, समझिएगा, कांच की छड़ को रेशम से तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उक्त दोनों छड़ें रुई, कागज़ के टुकड़ों, तिनके को आकर्षित करने लगती हैं। कौन कौन से छड़? कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़। कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाए? रेशम से रगड़ा जाए। और एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा जाए? बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए। तो देखते क्या हैं हम, अब देखिएगा यहीं पे समझिएगा, यही इसका मेन पार्ट है कि यदि कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम से और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया बिल्ली की खाल से, तो कांच की छड़ भी कागज़ के छोटे टुकड़े को आकर्षित कर रही है और एबोनाइट की छड़ भी कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें जो अंबर आपको खटक रही थी, उस अंबर का समाधान आ गया है। अंबर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः इस अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की संज्ञा दी गई। ठीक है, विद्युत की संज्ञा दी गई। अब जब विद्युत की संज्ञा इसको दी गई तो विज्ञान जगत में विद्युत के लिए पहली परिभाषा जो बनती है वह क्या है
विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो अब आपको कहीं कहीं समझ में आ रहा होगा कि जो विद्युत नामक शब्द है यह किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण है, एक प्रकार का गुण है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गुण है। देखिए, आप जब रगड़ते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लीजिए, आप जब अपने हाथ को रगड़ते हैं, अगर एक हाथ को दोनों को रगड़ा जाए तो रगड़ने से भी विद्युत उत्पन्न होती है, लेकिन क्या उसको केवल विद्युत कहा जाएगा? नहीं, उसको विद्युत इसलिए केवल नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम रगड़ रहे हैं तो घर्षण हो रहा है। तो रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत को घर्षण विद्युत कहेंगे, ठीक है। और जिन वस्तुओं में हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है उन्हें आवेशित कहते हैं कि वह आवेशित हैं, और शेष सभी को अनावेशित कहते हैं, ठीक है। यदि वस्तु में उत्पन्न विद्युत को अन्य वस्तुओं में प्रवाहित न होने दिया जाए, यदि वस्तु में उत्पन्न विद्युत को अन्य वस्तु में प्रवाहित न होने दिया जाए तो इस विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर मतलब कि कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, कोई ना आकर्षण हो रहा है ना उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए विद्युत की परिभाषा क्या बन गई। विद्युत की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाती है। देखिए समझिएगा कि विद्युत की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले आवेश, कोई वस्तु है वह विरामावस्था में है और उसमें आवेश है, और उस आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन केवल करता है, तो स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब जैसे समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक धन तथा ऋण आवेश। यदि कांच की दो छड़, अभी मैंने छड़ की बात किया था, यदि कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर पास पास लटकाएं तो वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कलम को सर में रगड़िए, उसके बाद कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए तो आकर्षित करेगा, लेकिन दो कलम को सर से रगड़िए और दोनों को एक दूसरे के पास ले आइए तो देखिए एक दूसरे को आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करेंगे। ये करिएगा आप लोग। इसी प्रकार दो आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकाने पर वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एवं आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लटकाते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ पर जो आवेश है उस प्रकार का आवेश आबनूस की छड़ पर नहीं है, अर्थात यहीं से आवेश दो प्रकार के हो गए। समझिएगा कि कांच की छड़ और आबनूस की छड़ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पास पास लटकाया जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ पर जो आवेश है उस प्रकार का आवेश आबनूस की छड़ पर नहीं है, अर्थात आवेश दो प्रकार के हो गए कि नहीं हो गए। कांच में उत्पन्न आवेश को हमने धन आवेश और आबनूस की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा गया, ठीक है। लेकिन यह धन आवेश और ऋण आवेश किसने कहा, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, ठीक है। अब इससे स्पष्ट होता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु अपने विपरीत आवेश वाली वस्तु अथवा आवेश रहित वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अर्थात आकर्षित करती है, ठीक है। अब मैं आपको प्रेरण बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु में कोई वस्तु आवेशित है और दूसरा वस्तु अनावेशित है तो उसके संपर्क में लाया जाए तो वह वस्तु भी आवेशित हो जाती है।
जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने पर वह वस्तु और वह व्यक्ति वह भी संक्रमित हो जा रहा है। तो यह प्रेरण द्वारा संभव हो रहा है। तो जब किसी आवेश रहित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो आवेशित वस्तु के पास वाला सिरा प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश से आवेशित हो जाता है, इसलिए आकर्षण होता है। ठीक है, अब आते हैं वस्तु का आवेशन। जब किसी वस्तु के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से भिन्न हो जाती है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको मैं ये तीनों वर्ड आपको समझ में आते होंगे। मैं बता रहा हूँ, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले यही 3 मूल कण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन मूल कणों में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्टेबल थे, अस्थाई मूल कण थे, और न्यूट्रॉन अस्थाई मूल कण था। इससे आप परिचित हो जाइए। चलिए वस्तु का आवेशन देखते हैं। जब किसी वस्तु के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से भिन्न हो जाती है तो वह आवेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने पर वस्तु धनावेशित एवं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहते हैं। अब समझिएगा, इतना लिख दिया है, समझिएगा क्या कह रहा है। यदि मैं कहूँ कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो मतलब वहाँ ऋणात्मकता है। यदि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलना चालू हो जाए तो वहाँ क्या जन्म लेगी? धनात्मकता जन्म लेगी। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा है। यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ धन आवेश है, यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहाँ क्या है? ऋण आवेश है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आवेश की परमाणुकता। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब आपके पास कूलाम वर्ड एक आ गया नया, तो मैं बताना चाहूँगा कि कूलाम आवेश का मात्रक है। ठीक है, आगे चल के कूलाम का नियम पढ़ेंगे, अभी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए Q बराबर ±Ne। क्यों ±Ne? E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर कितना आवेश है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, आवेश का संरक्षण देखते हैं। आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण। इस संरक्षण शब्द क्या है मैं समझाना चाहूँगा कि संरक्षित करना। संरक्षित का मतलब क्या है कि आपके किसी भाई बहन या किसी ने 10 रुपये दिया और कहा जाओ इस 10 रुपये को कंजर्व किए रहो, और आपने कंजर्व क्या किया? 10 रुपये का सामान ले लिया, पेन कलम कुछ ले लिया और उसको खरीद लिया। तो कहने का मतलब वो 10 रुपये के बराबर आपके पास सामान संरक्षित है, वही संरक्षण है। तो आवेश संरक्षण का क्या है? उससे पहले भी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है, ये आप लोग जानते होंगे। उसी पे आधारित आवेश का संरक्षण है। आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय में कुल वैद्युत आवेश, धन आवेश तथा ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर गामा फोटॉन बनाते हैं तो यहाँ भी आवेश के संरक्षण का नियम लागू होता है कि इलेक्ट्रॉन +E और पॉजिट्रॉन -E दोनों जुड़कर कुल आवेश 0 के बराबर हो जाता है। अब आइए आपको कूलाम का नियम हम समझाते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 आवेशित, अब देखिए आवेशित की बात कर रहा है, किन्हीं 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब कि प्लस और माइनस होना चाहिए, और प्रतिकर्षण का मतलब प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण
आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात कर रहा है। तो किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अनुदिश का मतलब उसकी दिशा में होगा। अब देखिए कैसे दिशा में होगा। यदि प्लस प्लस है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, और माइनस प्लस है तो एक दूसरे के नज़दीक आएगा। जैसे मैंने एक चार्ज पार्टिकल Q1 ले लिया और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 ले लिया, तो इनके बीच दूरी r ले लिया, तो क्या है, इनके आवेश के परिमाणों का जो गुणनफल होगा उसी के अनुक्रमानुपाती होगा बल, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी दूरी। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², और F बराबर A Q1 Q2 बटे r², जहाँ A समानुपाती नियतांक है। आपको मालूम होगा जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक आ जाता है। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।